हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आकाश। तो जैसे कि आप आज देख सकते हैं, आज मेरे पापा मेरे साथ में है इस वीडियो में। तो इसका मतलब ये कोई हेल्थ के रिलेटेड ही वीडियो होने वाली है। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो लोग ये सवाल पूछते भी हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पे आजकल ये बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है कि यंग लोगों में इतनी जो कार्डियक इश्यूज़ हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे हम नहीं सुनते थे कि न्यूज़ में नहीं आता था कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा, कि कोई 30s में है, कोई 40s में है, या इस एज ग्रुप में हमें रेयरली सुनने को मिलता था। ज़्यादातर 60s के ऊपर ही जो ग्रुप था उन्हीं में होता था। बट आजकल ये यंग जनरेशन में ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने पापा को बोला कि आप थोड़ा जो व्यूअर्स हैं इनको एनलाइटन करो, थोड़ा इसके बारे में बताओ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है, बट एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अगर दी जा सके ताकि लोगों को पता चले कि क्या है, क्यों ये सब हो रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इसलिए आज पापा ने हामी भरी है मेरे साथ इस वीडियो में आने के लिए। तो पापा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज ए सबकी तरफ से ये एक रिप्रेजेंटेटिव बन के ये सवाल है कि ये यंग लोगों में इतनी कार्डियक की प्रॉब्लम्स आजकल क्यों बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि आपको तो अब 40 इयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में, आपने भी इतना देखा है। पर जैसा अब आप देख रहे हो कि ये सब यंग लोगों में ये लिपिड प्रोफाइल ये सब और हार्ट की हाइपरटेंशन और ये सब बढ़ रही हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न मैं आपको पहले बताने से ये बताऊंगा कि हार्ट प्रॉब्लम जो थी वो उसको कंसीडर किया जाता था कि आफ्टर 40-50 इयर्स के बाद ही हम ये सोचते थे। तो पहले ये प्रॉब्लम बड़ी रेयर थी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। कभी हमारे गाँव ये आता ही नहीं था, हम सोचते ही नहीं थे कि यंग पर्सन में हार्ट प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन फॉर द लास्ट 10 इयर्स अब मैं कह सकता हूँ कि अभी ये ट्रेंड ऐसा चला है कि इवन के यंग लोग जो है उनमें भी हार्ट प्रॉब्लम्स बड़ी ज़्यादा हो रही हैं और उनसे कई सीरियस इफेक्ट भी हुए हैं, कईयों की सडन डेथ हुई है। तो ये एक अभी नया ट्रेंड शुरू हुआ है हार्ट प्रॉब्लम का इन यंग पीपल। पर ये वही है ना, इसका कारण क्या है कि क्यों हो रहा है? इसके कारण जो है वो बहुत से कारण हैं, लेकिन जो ज़्यादा जैसे कि हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक, जो कि कॉमन है टू ऑल, यंग में भी ओल्ड में भी, लेकिन वो रिस्क फैक्टर तो है ही है। जैसे ओबेसिटी है जो आजकल ज़्यादा हुई है, क्योंकि आजकल यंग पीपल में ओबेसिटी बड़ी ज़्यादा हो गई है कि वो एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम है, टीवी के आगे बैठते हैं, मोबाइल करते हैं, लैपटॉप है और इन चीज़ों पे लगे रहते हैं और साथ में खाते रहते हैं। चिप्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा ली, तो खाने का भी है और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और ओबेसिटी है, और ओबेसिटी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसी के साथ हाइपरटेंशन का भी ट्रेंड जो है यंग एज में आ गया हुआ है। हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़, मेलाइटिस भी आजकल जो है वो भी काफ़ी कॉमन हो गई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो ये ऑल फैक्टर जो है ये रिस्क फैक्टर हैं कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए। स्ट्रेस और एंजाइटीज भी आजकल काफी ज्यादा है पहले के टाइम से। दैट्स राइट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी तो है ही है, वो तो एडिशनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट आजकल के टाइम पे है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है और कम्पिटिटिव लाइफ है, और कम्पिटिटिव लाइफ होने के कारण एंजाइटी और टेंशन का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इन बीमारियों में। उनको मेरे कहने का मतलब है कि एंजाइटी उनको जल्दी उनको प्रेसिपिटेट करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये जो अंडरलाइंग एंजाइटी और टेंशन है। मतलब ये आपको इमीडिएट इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म में अगर ये रहें तो आपको जो ये बाकी सारी बीमारियां इनके होने का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। टेंशन होगी तो नेचुरली ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है ये बढ़ सकती हैं, और सिर्फ कार्डियक प्रॉब्लम नहीं, और भी प्रॉब्लम जो है एंजाइटी टेंशन कैन प्रेसिपिटेट। अच्छा, मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे हम मीडिया चैनल में यहाँ पे देखते हैं, कोई भी अगर कार्डियक डेथ होती है किसी भी इशू की वजह से, उसको वो लेबल कर देते हैं हार्ट अटैक। बट हर समय हार्ट अटैक किसी को नहीं होता है, कभी कार्डियक अरेस्ट भी होता है, कभी बहुत सारी हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सिर्फ लोगों को देखा कि जो सडन कार्डियक डेथ होती है उसको भी हार्ट अटैक बोल देते हैं, मतलब MI हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया या MI हो गया। तो जो सडन कार्डियक डेथ है और MI है, इसके बीच में क्या फ़र्क है, ये लोगों को बताओ।
ये जो आपने सवाल किया है हाँ जी। कि हार्ट अटैक और सडन डेथ, हाँ जी। ये जो हार्ट अटैक है, एक तो एक कॉमन जो ले मैन है वो तो कोई भी हार्ट प्रॉब्लम से कोई तकलीफ होगी, चाहे डेथ हो चाहे अदरवाइज, तो उसको वो अपने एंगल से उसको बोलेगा हार्ट अटैक हो गया। लेकिन डॉक्टरी लिहाज से हार्ट अटैक और सडन डेथ इसमें बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये कहने का मतलब है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लमें ऐसी होती हैं जैसे कि खून की जो नसें हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। अगर उनके अंदर कोई ब्लॉक हो जाए और उस कारण हार्ट की प्रॉब्लम पैदा हो तो उसको MI बोलते हैं या एंजाइना बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है। तो वो उस कारण सडन डेथ होने के चांस नहीं होते, भाई सडन डेथ हो गई वो ठीक है, उसको पेशेंट को छाती में दर्द होगी, तकलीफ होगी, नाजिया, वोमिटिंग, सीवियर पेन होगी जो कि आम दवाई से ठीक नहीं होती है, तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए हॉस्पिटल के। तो एक बार आप मतलब लोगों को बताओ कि जैसे किसी को MI या हार्ट अटैक हो तो उसके मतलब प्रिसाइज सिम्टम मतलब किस तरह के होते हैं बंदे को। जो अक्यूट MI का है उसमें बड़ी सीवियर पेन होती है चेस्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि लेफ़्ट साइड में ही दर्द हो, ये बाजू में भी हो सकती है, चिन पे हो सकती है, नेक पे हो सकती है, तो ये रेफर पेन भी होती है। तो और हमें क्या इसमें छाती में मतलब किस तरह का ऐसे लगता है जैसे कि कंस्ट्रिक्टिंग, सफोकेटिंग, ऐसे लगता है कि जैसे जान निकल रही है। तो इतनी सीवियर पेन अगर हो तो इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल सीधा जाना चाहिए, ताकि इन टाइम अगर वो पहुंच जाता है तो उसका इलाज हो जाए और वो उससे बच सकता है। ये तो जो आपने बताया ये हो गया जैसे MI हो गया, हार्ट अटैक, अगर जो आम लैंग्वेज में लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टरी लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI हो गया। तो जो सडन कार्डियक डेथ हम देखते हैं कि जैसे अभी पीछे 2-3 वीडियोस वायरल हुई थी कि कोई जिम से निकला, एक्सरसाइज करके आया एंड वो थोड़ा सीढ़ियों पे यहाँ वहाँ बंदा बैठ रहा था और उसके बाद सडन ही कोलैप्स्ड एंड ही डाइड। तो दैट इज सडन कार्डियक डेथ। हाँ, वो जो सडन कार्डियक अरेस्ट है जो कि अपेरेंटली एक नॉर्मल आदमी है, बिल्कुल ठीक ठाक है, और सडन डेथ हो रही है, उसको कुछ सिम्टम नहीं आए और सडनली डेथ, वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि एक कार्डियोमायोपैथी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है सडन डेथ का। और ये यंग पीपल में, जैसे आपने कहा कोई जिम में गया, एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, रिगरस जो एक्सरसाइज करता है, तो ये रिपोर्ट किया गया है उनमें कारण सडन डेथ का। और दूसरे कारण भी हैं कहीं ऐसे, जैसे कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाए किसी को ड्यू टू एनी अंडरलाइन रीज़न जो कि पहले पता नहीं था, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया, उसको सडन डेथ हो गई। इसी तरह सिनकोपल अटैक है, एक सिनकोपल अटैक होता है, वो भी एक नॉर्मली कई दफ़ा तो उसको हम ऐसे ही लेते हैं कि न्यूरोजेनिक न्यूरोजेनिक कारण से हो गया और ठीक, और रिकवरी हो जाती है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर उसको भी मिस हैंडल किया जाए कुछ तो दैट कैन ऑल्सो इवन लीड टू समटाइम्स इवन डेथ ऑल्सो। तो ये जो चीज़ें हैं 3-4, एक तो हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और सिनकोपल अटैक। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री हो पीछे फैमिली में, किसी को भी कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सिनकोपल अटैक हुआ है या कोई ऐसी कार्डियक प्रॉब्लम किसी को भी फैमिली में हुई है, तो कोई भी बंदा जो है, जो एनी पर्सन हु वांट्स टू गो टू द जिम या एक्सरसाइज करना चाहता है जाओ, तो उसको मैं उसको एडवाइस करूँगा कि उसको अपना कार्डियक चेकअप एक पहले करवा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो तभी जाए, नो, इन ऑर्डर टू रूल आउट एनी चांस ऑफ सडन डेथ, जो 2-3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आदमी उसको प्रिवेंट कर सकता है या वो प्रिकॉशन ले सकता है कि मैंने ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी है, मैंने ये करना है। तो इससे ये होगा कि वो जो आपने पूछा था शुरू में कि जैसे कोई स्पोर्ट्समैन, पीछे 2-4 लोग यंग पीपल थे जो कि वो करके आए हैं एक्सरसाइज जिम करके, तो सडन डेथ हो गई है, तो ये उनका अंडरलाइन ये चीज़ होती है, लेकिन कभी उनको भी पता नहीं था
कि उसके अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछूं कि इन ये जो जैसे अंडरलाइन किसी को, जैसे आपने बोला हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, या जो भी ये कंडीशंस आपने बताई, तो इनमें क्या कभी कोई सिम्टम नहीं होते किसी को? कि हो सकता है उसी जो आदमी जिसकी उस समय डेथ हुई उससे पहले कई 1-2 बार उसको कोई सिम्टम ऐसे आए हों जो उसको अगर वो इवेलुएट करा लेता तो मे बी वो उस टाइम बच सकता था। कुछ तो सिम्टम ऐसे होंगे ना इन चीज़ों के जो मे बी इतने अपरेंट नहीं है बट आ सकते हैं। नहीं, इन प्रॉब्लम के सिम्टम जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, सपोज किसी को अंडरलाइन हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी जब तक चेक नहीं करवाएगा उसको पता ही नहीं लगता, कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन नहीं, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जैसे कि कोई किसी को चक्कर आ रहा है या कोई वैसा कुछ हो रहा है या सिनकोप हो रहा है बार बार, तो उन लोगों को तो ये जांच पड़ताल अपनी करवा। हाँ, मैंने वो वही कहा ना, जिन लोगों को ये हिस्ट्री है कि फैमिली हिस्ट्री है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हो, वो जहाँ जिनको कभी सिनकोपल अटैक हुआ हो, जहाँ कभी सांस चढ़ता हो, थोड़ी सी भी एक्सर्शन से सांस चढ़ता है और वजन ज़्यादा है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये लोग ऐसे हैं जिनको अगर ये चीज़ करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, या उनका ये है भाई मैं ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका अपना प्री एक्सरसाइज कार्डियक चेकअप पूरा करवाना चाहिए, ताकि उनको ये एश्योरेंस मिल जाए डॉक्टर की तरफ से भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हम ये चीज़ रूल आउट कर सकते हैं जो पॉसिबिलिटीज ऑफ सडन डेथ है। डॉक्टर साहब मैं महीने में एक बार जरूर नहाना। नहीं, एक बार नहाते हो? हाँ जी। और फिर बाल इतने इतने बड़े और एक बार नहाना, हाँ। ये क्या बात है यार? बाल तो मैं 2 महीने में एक बार धोता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये तो नहीं आया होगा कहीं। हाँ, इसे एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करिए। रॉ के एजेंट है, एलिमिनेट, डिलीट नहीं, एलिमिनेट। एलिमिनेट ना मतलब। अच्छा चलो, वो मम्मी की इतने पटा तू उसे वो कर रही आली से वो पेशेंट बड़ी है, उसको सवाल दे 5 साल वो पूछ लेती है। उन्होंने लोगों ने बोला है डॉक्टर साहब ये जो सवाल पूछ रहे पहले का इलाज करो, सवाल बाद में पूछवाओ। ग्लूकोज की बोतल लगाओ। कई बार लो आई है अगर कोई अपने ये एक सवाल पूछना था, टेस्ट कराए, सब ठीक आए उसका, तो उसको क्या वो देन ओके है, सब करे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर उसने अपना कार्डियक चेकअप करा लिया जिसमें बेसिक ईसीजी होती है, और ज़्यादा डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईसीजी देख के उसको कहेगा, ब्लड प्रेशर देख के भाई ठीक है, जहाँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकोकार्डियोग्राफी होती है जिससे हार्ट का पूरा पंप फंक्शन पता लग जाता है। अगर वो दोनों ठीक हैं तो फिर तो उसको बार बार करवाने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो मिनिमम हम कहते हैं कि अगर एक बार सारे टेस्ट आदमी के बेसलाइन ठीक है तो उसको 3 साल में एक बार करवा लेना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मली हम कहते हैं कि 1 साल में एक बार करवाना चाहिए। तो ये जो आपने जैसे बेसलाइन टेस्ट बोले, इनमें आप लोगों को बता दो कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो इनमें अगर आते हैं, अगर किसी ने कराने हैं। वैसे तो बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आप प्लीज़ टेस्ट मत कराएं, बट फिर भी फॉर जनरल नॉलेज पापा बता देंगे कि ये टेस्ट। बेसलाइन टेस्ट जो है, एक तो CBC है जो कॉमन ब्लड है, जिसमें हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट, डिफरेंशियल काउंट, ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद एक है किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसके बाद हम लिपिड प्रोफाइल है और ब्लड शुगर। ये एक बेसलाइन बन जाती है, आदमी को पता है मेरा किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे है, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, लिपिड प्रोफाइल क्या है और ब्लड की क्या पोजीशन है। ब्लड में भी हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक आदमी अनीमिक है तो वो एक्सरसाइज करेगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है अनीमिया, क्योंकि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खून जो है अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ही कैन नॉट डू, उसको तकलीफ होगी, पल्पिटेशन होगी, सांस चढ़ेगा, तो वो हार्ट के कारण नहीं होगा, वो खून की कमी के कारण होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसलाइन टेस्ट करवाने चाहिए जिससे आदमी पता, क्योंकि आदमी को एक्सरसाइज जब करनी है तो उसको बॉडी को एक्सर्ट करना है, तो फिजिकल जब एक्सर्ट करना है तो उसको बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी क्या है, खून से ऑक्सीजन मिलेगी उसको,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उसका एक बेस लाइन उसको पता होना चाहिए कि मैं फिट हूँ। जैसे कोई चीज़ आर्मी में जाओ तो वो फिटनेस देखते हैं बंदे का फिट है कि नहीं है, ऐसे ही आदमी को जिम जाना है तो उसको एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर से, वाकई यू आर फिट फॉर द जिम और नॉट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि आजकल तो जिम का बड़ा एक चलन है, लोग बड़े जाते हैं, बड़े सब लोग जाते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब, इवन के ओल्ड एज पीपल को भी अपना प्री कार्डिक चेकअप करवाना चाहिए। ये जरूरी है, जरूरी नहीं है यंग पीपल ही, जो ओल्ड एज पीपल हैं आफ्टर 50 जो चाहते हैं कि हम जिम जाएं तो उनको ज़्यादा जरूरी है, जंग से भी ज़्यादा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही करवाना जरूरी है, सबको करवाना चाहिए, ताकि हार्ट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सडन डेथ हो जाती है। बाकी तो कोई चीज़ होगी कॉम्प्लिकेशन, उसको लंबा टाइम लगेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है तो जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर ये करना है तो एक चेकअप करवाने में फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि एक दो आदमी का पैसे ही पता लग जाएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 ये होगा कि वो करने के टाइम भी उसको परेशानी नहीं होगी। मेरा आपसे लास्ट पापा सवाल ये होगा कि अगर जैसे ये जिन लोगों ने अपना ये चेकअप वगैरह कराए, सपोज़ किसी को इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि एट रिस्क है उसको सडन रिदमिया होने का या हाइपरट्रॉफी है, तो इन लोगों का क्या आगे क्या है आउटलुक आगे की तरफ की, क्या इनको मतलब ट्रीटमेंट या कोई भी चीज़ जो ये लोग करवा सकते हैं, और क्या ये लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं? जैसे आपने पूछा कि जिन लोगों में अगर ये प्रॉब्लम कोई इनमें से जो हमने 3-4 अभी मेंशन किए हैं, तो उनमें ये डिपेंड करता है कि किस लेवल तक वो, किस सीवियरिटी तक उसको प्रॉब्लम है। तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस है, ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल हैं। तो अगर तो माइल्ड फॉर्म है तो उसको उस तरीके के उसको एडवाइस दी जा सकती है, भाई आप इतना एक्सेप्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको करना ठीक नहीं होगा। नंबर 2 है अगर सीवियर फॉर्म है तो आजकल जो है इम्प्लांटेशन आए हुए हैं इंट्राकार्डिक, जैसे डिफिब्रिलेटर्स है, वो भी इम्प्लांट किए जा सकते हैं। तो उससे ये होता है कि जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करने के टाइम भी उसको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे रिदम डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दैट इज़ द कॉज ऑफ सडन डेथ। अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला आपको हाइपरकार्डिक मायोपैथी वो कारण नहीं है, कारण उसका ये है कि जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है दैट कॉजेज द सडन डेथ। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंट्राकार्डिक इम्प्लांटेशन लगाए जाते हैं, जिससे कि हम उसको उससे बचा सकते हैं। तो बाकी जो है जैसे आदमी की एंजाइटी है, टेंशन है, उस कारण भी हार्ट रेट बढ़ता है, उसके लिए भी हम थोड़ी दवाई दे सकते हैं, यंग पीपल है। बट ये जो एंजाइटी और टेंशन आप बोल रहे हो हार्ट रेट बढ़ता है, इसका कोई सडन ऐसा कोई रिस्क वो नहीं होता है ना? इफ इट इज ऑल एंजाइटी और टेंशन, तो उसके लिए कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको रीअश्योरेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये करनी चाहिए, उसको समझाना है भाई ये कोई खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं ये होता है। वैसे भी एक्सरसाइज नॉर्मल आदमी भी करे उसका भी रेट बढ़ता है, लेकिन वो वापस अपनी जगह पे विदिन 5 मिनट्स उसका रेट वगैरह कम हो जाता है। लेकिन अगर अंडरलाइंग एंजाइटी है तो घबराने से और हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, जिसको हम एक कंडीशन होती है जिसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, पैट। तो कॉमन काज होता है, जंग एज में होता है। तो इसमें अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो ऐसे एक नोड होती है जिसके कारण वो हार्ट का रेट जो है नॉर्मल स्पीड से 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो आदमी को चेस्ट में ऐसे लगता है कि तेज कोई चीज़ चल रही है, तो वो कई बार परेशानी कर सकती है, उसका भी इलाज हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यही थी फिर आज की वीडियो, जिसमें कि हमने थोड़ा आपको कार्डियक इश्यूज़ जो आजकल यंग लोगों में देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में पापा ने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, जिसका एंड में मतलब अगर हम इसको एक इसका वो निकालें तो उसमें यही है कि अगर आप ये सब वीडियोस देख के डर रहे हैं कि हमको नहीं ऐसा हो जाए, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से अपना जिम कीजिए। हाँ, ये आप एक कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ही कुछ आपको टेंशन है तो आप एक अपना प्री जिम कार्डियक इवैल्यूएशन करा लीजिए। अगर आपको डॉक्टर साहब ओके दे देते हैं तो देन यू आर गुड टू गो। तो पापा थैंक यू, आज आपका अपना टाइम निकाल के मुझे ये लोगों को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जाते जाते अगर आप कोई लोगों को राय या कोई सजेशन अपनी तरफ से देना चाहें। नहीं, मैं तो यही एक अपनी तरफ से एडवाइस करूँगा कि किसी को भी जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, जैसे रनिंग लोग करते हैं
तो उन लोगों को थोड़ा सा अपना एक चेकअप करवा लें। ज़रूरी नहीं है अगर कार्डिक चेकअप भी करवा लें, ऐसे नॉर्मल एक मेडिकल चेकअप भी करवा लें तो वो भी ठीक रहेगा। हाँ, अगर कोई उसमें कोई फाइंडिंग ऐसी आती है जो ये उसमें इंडिकेटर है कोई, तो फिर उसको कार्डिक इवैल्यूएशन भी करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज एक नॉर्मल चेकअप जैसे मैंने टेस्ट आपको बताए हैं, बेसिक टेस्ट हैं, वो करवा लेने चाहिए, वो ठीक है। एक ECG करवा लो, ब्लड प्रेशर चेक करा लो, शुगर का चेक कर लो, बस। अगर ये सारा ठीक है तो फिर कोई ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर एंड यू आर गुड टू गो, आराम से आप अपना कैरी ऑन करो। गो विदाउट एनी टेंशन इन द माइंड। ओके। बिकॉज अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आदमी पहले नहीं अपने आप में नोटिस करे और बाद में बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन आदमी को ये करना है कि क्या कोई कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनीथिंग बैड टू हैपन, वन शुड ऑल टेक केयर ताकि वो चीज़ ना हो। तो थैंक यू आपका। तो बस यही थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन से आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो हम पापा से फिर दोबारा भी पूछेंगे। तो बस यही था। थैंक यू। ठीक, कर दो उसको।